बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपको आज के इस फ्रेश टॉपिक में खुशामदीद। प्रीवियसली हमने प्रोनाउन को इन डिटेल कंप्लीट किया। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये कि इसमें कुछ नए नुक्ते आपके सामने आएंगे। बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि वर्ब को इससे पहले वो अपनी क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटे वो एक लिमिटेड डिटेल थी। वहां पर आपका ताल्लुक सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से होता था। यहां एक वैरायटी है, एक नई दुनिया है वर्ब की, जिसको हमने अगले 2-3 लेक्चर्स में, शायद 4 लेक्चर्स में मुसलसल डिस्कवर करना है। और ना सिर्फ डिस्कवर करना है बल्कि उसका एक प्रॉपर सिक्वेंशियल कॉन्सेप्ट अपने जहन में डेवलप करना है। ठीक हो गया? अच्छा, और इसमें दूसरा नुक्ता यह है कि आपने जब प्रोनाउन पढ़ा, खास तौर पे आपने प्रोनाउन का जो लास्ट 2 लेक्चर्स रिसीव किए, उसमें आपने देखा होगा कि प्रोनाउन के साथ साथ हम वर्ब की एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? इनफैक्ट जब आप नाउन भी पढ़ते हैं तो आप वर्ब की एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये वो नाउन्स हैं जिनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, और ये वो नाउन्स हैं जिनके साथ हमें प्लूरल वर्ब लगाना है। और प्रोनाउंस में भी आपने देखा कि हमने कैसे सिंगुलर वर्ब यूज करना है और कैसे प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आप जब प्रोनाउंस को पढ़ते हैं तो आप वर्ब की एप्लीकेशन भी साथ साथ सीख रहे होते हैं। ठीक हो गया? चलें, अब हम इसको बाकायदा एक तरतीब के साथ शुरू करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कवर करते हैं। आइए जरा देखिए बेटे, बोर्ड को आप पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, बोर्ड पर वर्ब, और उसकी 3-4 ब्रांचेस आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं। एक तो ये समरी है पूरे टॉपिक की, यानी जब हम वर्ब को डिस्कस करते हैं तो हमारे जहन में जो 4 चीजें आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ वर्ब। अगरचे कि इसके डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट राइट नाउ बेसिकली ऑन प्रिंसिपल हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उनमें से भी 2 पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे, उसके हम बाद में बात करेंगे। देखिए, एक आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप एक और नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, मददगार। ये कौन से वर्ब्स होते हैं जो आपको डिफरेंट टेंसेस बनाने में मदद करते हैं? मसलन विल शेल आपको फ्यूचर बनाने में मदद करता है, डू डज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने में और इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करता है, इज एम आर आपको कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प करते हैं, वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस की, हैज बीन, हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह वगैरह। एक लंबी उसकी डिटेल है जिससे आप सब ऑलरेडी आई एम श्योर बड़े अच्छे तरीके से आप उससे आगाह हैं। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट लिंकिंग वर्ब। आपको याद है हमने बिल्कुल स्टार्ट में एक टॉपिक पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, और आपको मैं याद करवाता चलूं, इज, एम आर, वॉज वर, हैज, हैव, हैड। मैं रिपीट कर दूं, इज, एम आर, was, were, has, have, had। ये जो 8 एक्सप्रेशंस हैं ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर इन 8 के बाद क्या आ रहा हो, एक्शन आ रहा हो, तो फिर ये क्या कहलाएंगे आपके पास? हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर इन्हीं 8 के बाद कोई एक्शन ना आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल माई फादर वॉज अ डॉक्टर, अब इसमें वॉज के बाद कोई एक्शन नहीं है, तो वॉज आपके पास फिर क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि क्या कहलाएगा आपके पास? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्लियर होगी ये बात? पुराना लेक्चर दोबारा से सुन लीजिएगा, उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब आपके सामने अगला एक्सप्रेशन एक्शन वर्ब। ये भी चीज़ आपके लिए एज सच कोई बहुत ज़्यादा नई नहीं है। जितने भी हमारे प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं अमूमी तौर पर वो सारे एक्शन वर्ब्स ही होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सिंग, राइट, रन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास एक्शन वर्ब्स हैं। इसको हम वोकैबुलरी वर्ब्स भी कह देते हैं। और चौथी और लास्ट चीज आपके पास क्या है? स्टेट वर्ब। ये नाम निस्बतन आपके लिए नया है। ठीक हो गया? अच्छा, चले मैं थोड़ी सी आसानी कर दूं, यूं कह लीजिए कि स्टेट वर्ब एक्चुअली लिंकिंग वर्ब को ही कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट वर्ब एक्चुअली क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब को ही कहते हैं। तो फिर ये दूसरा नाम
नाम देने की ज़रूरत क्यों आई, इस पे हम थोड़ा सा आगे जाके गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने एक्शन वर्ब की तरफ। ले बेटे, ये इंफॉर्मेशन है जो कोशिश करके पेज पे नोट करते जाइए, ताकि नोट करते करते वो चीज़ें आपके जहन में इंस्टिल हो जाएं, प्रॉपर आपके जहन में वो अच्छे तरीके से रस्ख हो जाएं। चलें, अब देखिए आपको दो ब्लू हेडिंग्स नज़र आ रही हैं और उनकी दो रेड एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ब्लू हेडिंग में हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, इन नामों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किसी न किसी एतबार से एक दूसरे से बिल्कुल ओपोजिट है। यस, लेकिन कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है इसको समझना। ज़रा गौर करें मेरे साथ, फर्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करें। द बॉयज़ कॉट अ बर्ड। अच्छा जी, ये रहा आपका वर्ब, ठीक है। अच्छा, ये रहा उसके साथ एक ऑब्जेक्ट। ये बर्ड वो चीज़ है जिसने एक्शन को रिसीव किया, जिसने एक्शन को रिसीव किया। जो चीज़ बेटे एक्शन को रिसीव करती है उसे आप बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। किस वजह से, एक एक्शन को रिसीव करने की वजह से। अब एक लम्हे को फर्ज कर लीजिए मैं यहां बर्ड पर हाथ रख देता हूं और सेंटेंस बना आपका द बॉयज कॉट। अगरचे कि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं दे रहा। द बॉयज कॉट व्हाट, बच्चों ने पकड़ा क्या। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां अ बर्ड का मौजूद होना जरूरी है ताकि सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो जाए। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इसका मतलब यह हुआ कि कॉट एक ऐसा वर्ब है जिससे अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो हर वो वर्ब जिसे अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे बेटे आप क्या नाम देते हो? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव का एक्चुअल मतलब होता है पास ओवर, आगे मुंतकिल करना। यानी ये वो वर्ब है जो अपने एक्शन को आगे मुंतकिल करता है, किस पर? एक ऑब्जेक्ट पर। इसी बुनियाद पे आप इसे क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस मिसाल को आप जहन में रखते हुए सोचिए, आप इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हैं। मसलन We watched a movie। अब मूवी के बाद, सॉरी, वॉच वर्ब के बाद मूवी आ गया, ठीक हो गया। तो अब इसमें वॉच आपका कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। माई मदर कट वेजिटेबल्स, मेरी वालदा ने सब्जियों को काटा। अब वेजिटेबल्स के ऊपर एक्शन अप्लाई हो रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना लाजमी हो और वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर बेकार हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। अब इसके ऑपोजिट आ जाइए। अब बहुत सारे ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं कहता हूं द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो प्लेइंग के बाद क्या नहीं है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा वही वर्ब आपके पास क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। आइए बोर्ड पर लिखिए, एग्जांपल को देखते हैं। द प्लेयर रेस्टेड, ये रहा आपका वर्ब। प्लेयर ने आराम किया। अब ये जो वर्ब है यहां पर क्या मौजूद नहीं है आपके पास? कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो इस बुनियाद पर हम इसे क्या बोल देंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। याद रहेगा, यानी जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए वो ट्रांजिटिव, जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो इंट्रांजिटिव। अब इससे आपने एक और बात भी अपनी क्लियर कर लेनी है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का मौजूद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी इन सर्टेन केसेस होना चाहिए, इन सर्टेन केसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्ब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये भी बात क्लियर होगी। चलें, अब चलते हैं जरा हम स्टेट वर्ब की तरफ, फिर हम इनकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। स्टेट वर्ब पे आ जाइए, ये क्या होता है? ले जी, मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? स्टेट वर्ब। तो पहली बात तो तय हुई कि जिन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता, अब ये बड़ी पते की बात है, जिन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता उनमें 8 में से किसी एक वर्ब का होना जरूरी है। और वो 8 कौन से हैं? अभी हमने पहले बोले, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। तो ये जो 8 एक्सप्रेशंस आपके पास हैं ये क्या कहलाएंगे? स्टेट वर्ब्स। और यही एक्चुअली क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? मैं रिपीट कर रहा हूं,
जिन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता उनमें लाजमी 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 क्या होता है, स्टेट वर्ब होता है। और जब मैं स्टेट वर्ब्स बोलता हूं तो आपके ज़हन में कितने वर्ड्स आते हैं, 8 वर्ड्स आपके पास आते हैं। अच्छा, अब इससे निस्बतन एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो एक्चुअल इस नाम को डिफाइन करेगा कि स्टेट कहते क्यों हैं। हमारे पास वर्ब्स की एक ऐसी कैटेगरी भी है जो दिखने में एक्शन वर्ब्स की तरह हैं, जो दिखने में एक्शन वर्ब्स की तरह होते हैं लेकिन वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, यानी उनमें एक्शन होता नहीं है। मसलन आप मेरे साथ एक एग्जांपल देखिए, यू लुक सैड टुडे। अब ये रहा वर्ब आपके पास लुक, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी मौजूद है, लुक्ड लुक्ड। अब आप जरा कंसंट्रेट करें, इसका सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सब्जेक्ट आपके पास है यू। ये आप सब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के माहिर हो चुके हैं। देखिए क्या यू सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यू लुक सैड टुडे, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि लुक क्या कर रहा है, आपको यू की कैफियत बता रहा है, आपको यू की क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, और वो स्टेट क्या है इस वक्त, सैड है। ठीक हो गया। तो ऐसे वर्ब्स जो एक्शन परफॉर्म ना करते हों बल्कि आपको सब्जेक्ट की क्या बताएं, स्टेट बताते हों, ऐसे वर्ब्स क्या कहलाएंगे आपके पास, स्टेट वर्ब्स कहलाएंगे, कैफियत बताएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस सेंटेंस को नोट करें अपने पेज के ऊपर, ह्यूमंस ग्रो ओल्ड, इंसान बूढ़े हो जाते हैं। अब इसमें जो ग्रो है क्या वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमंस, नहीं, इंसानों की कौन सी कैफियत बताई जा रही है, एक फिजिकल कैफियत बताई जा रही है, फिजिकल स्टेट बताई जा रही है। तो वो क्या हुआ आपके पास, स्टेट वर्ब। एक और देखिए, आई थिंक यू शुड गो। अब आई थिंक क्या आपके एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, जो थिंग है वो आपकी कौन सी स्टेट बता रहा है, मेंटल स्टेट बता रहा है। आई एक्नॉलेज दैट ही इज अ गुड बॉय, मैं मानता हूं कि वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा लड़का है। अब एक्नॉलेज का जो वर्ड है इसको आप पेज पे नोट करें, देखिए क्या ये आई का एक्शन बता रहा है आपको, नहीं, आई की एक स्टेट बता रहा है, एक मेंटल स्टेट बता रहा है। तो आप इससे ये भी समझ गए होंगे कि स्टेट कितनी किस्म की होती है, 2 किस्म की, फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट। क्लियर होगी ये बात। तो ये रहा स्टेट वर्ब। अब थोड़ा सा आगे चलिए जरा, अब याद रखिए किसी भी सेंटेंस में स्टेट वर्ब जो है वो लाजमी नहीं कि परमानेंटली, यूनिवर्सली, प्रीडोमिनेंटली वो हमेशा स्टेट ही होगा, वो किसी दूसरे वर्ब सेंटेंस में एक्शन भी हो सकता है, यानी स्टेट वर्ब एक्शन वर्ब के तौर पर भी हो सकता है। देखिए जरा सेंटेंस को, ही लुक्स एट मी, वो मेरी जानिब देखता है। अब यहां लुक और ये लुक, ये दोनों डिफरेंट हैं। जो फर्स्ट वाला लुक है वो यू की कैफियत को बता रहा है, जबकि यहां ये जो लुक्स है ये ही के एक्शन को बता रहा है, यूजिंग हिज आईज, यानी यहां लुक का मतलब क्या होगा, टू यूज वंस आईज। अब इसको बेहतर समझने के लिए मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं और उन्हें आप अपने पेज के ऊपर नोट करें। थोड़ी देर पहले मैंने बोला ह्यूमंस ग्रो ओल्ड, इंसान बूढ़े हो जाते हैं, ये ह्यूमंस के क्या है, फिजिकल स्टेट है। अब इसको दोबारा लिखिए, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, किसान फसलें पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भला कि अब यहां ग्रो फार्मर्स का क्या है, एक्शन है, और एक्शन रिसीव करने वाली चीज कौन सी है, क्रॉप्स है। तो यहां पर वही ग्रो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो किसी भी गिवन सेंटेंस में स्टेट और उससे रिलेटेड एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें कि यहां ये स्टेट है, यहां पर ये एक्शन है। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आपको एक नोट लिखा हुआ नजर आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए भला जरा क्या है, यू आर लुकिंग सैड, और इसके साथ ये जो ग्रीन कलर में लिखा नजर आ रहा है, यू वर लुकिंग सैड। अब यू समझ लीजिए कि ये पहला करेक्शन का पॉइंट है, वर्ब की पहली एप्लीकेशन है जो आप समझने लगे हैं। जहन में रखिए, जो स्टेट वर्ब्स होते हैं, यानी जब वो किसी की कैफियत को बयान कर रहे होते हैं, तो वो कभी भी, गौर से मेरी बात सुननी है, वो कभी भी
भी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो कभी भी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं हो सकते। इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। कौन से वाले वर्ब्स? स्टेट वर्ब प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो फिर वो किस टेंस में इस्तेमाल होंगे? जी हां, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस की जगह पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा देखिए, यू आर लुकिंग सैड, तुम उदास दिख रहे हो, ये सेंटेंस स्ट्रक्चरली गलत है। यानी कौन सा टेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? यू लुक सैड। आपने कौन सा टेंस यूज कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस की जगह आप क्या यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा देखें, ये लगा वर लुकिंग, ये आपने इसको यूज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में। किसको? स्टेट वर्ब को। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये स्टेट वर्ब है, इसको आप पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और वो डेफिनेटली आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है। तो आप क्या करोगे? यहां पर लुक्ड, LOOKED, आप सेकंड फॉर्म यूज कर दो। अब ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा बेटे? कि आप स्टेट वर्ब्स को कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब जरा ऐसी प्रैक्टिस के तौर पर, यहां लुक्स स्टेट वर्ब नहीं है तो आप इसको करें इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में। मिसाल के तौर पर, ही इज लुकिंग एट मी, बिल्कुल ठीक है। यूजिंग योर आईज, ही वॉज लुकिंग एट मी, बिल्कुल ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एमकैट के एतबार से, या यूं कह लीजिए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, देखिए, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब, ये हेडिंग्स हैं। अच्छा, हमने दो वर्ब लिए हैं यहां पर। पहला वर्ब यहां पर आपके पास टेस्ट्स, और यहां पर आपके पास वर्ब है स्पीक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो ब्लू वर्ड्स पे गौर करें, स्वीटली और स्वीट। अच्छा, अब आप एक असूल आपको याद है, कुछ ग्रामर का थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, और आपने ये जान लिया होगा कि एडवर्ब्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो किसको डिफाइन करते हैं? वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। अगर चाहिए कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, सरदस्ता आपने इतना याद रखना है। एडवर्ब्स किसको डिफाइन करते हैं बेटे? वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। यानी एडवर्ब का ताल्लुक हमेशा किसके साथ होता है? वर्ब के साथ। और एडजेक्टिव का ताल्लुक किसके साथ होता है? नाउन के साथ। ज़हन में पिक्चर बनाएं, पेज पे लिखिए, एडवर्ब प्लस वर्ब, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये की बना लीजिए अपने जहन में ना एक, ठीक है। बल्कि मैं कोशिश करता हूं मैं यहां पर नोट करूं, आप उसको नोट कीजिए। देखिए यानी क्या होगा? एडवर्ब का ताल्लुक बेटे किसके साथ है? हमेशा यहां पर हम लिखते हैं वर्ब के साथ, ऐसे। और एडजेक्टिव का ताल्लुक किसके साथ है? हमेशा किसके साथ होता है बेटे? बोलिए जरा। नाउन के साथ। ये की आपने जहन में रखनी है, और इस की का ताल्लुक जो है वो सारे का सारा किसके साथ बनेगा हमारा? जो हम नीचे पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, ये वाला पॉइंट, ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, कैसे बोला? अब जरा नोट कीजिए, हनी टेस्ट्स स्वीटली। सबसे पहले हमने ये डिफाइन करना है कि टेस्ट्स एक्शन है या स्टेट है। ये हनी की स्टेट है या हनी का एक्शन है? मेरा ख्याल आपने जज कर लिया कि हनी को एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि हनी की स्टेट है कि वो क्या होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है। तो यहां पर ये टेस्ट कौन सा वर्ब है आपके पास? स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा याद रखिए कि जब भी आपके सेंटेंस में स्टेट वर्ब होगा, उसके बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आता। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं आता? एडवर्ब नहीं आता। देखो क्या लिखा हुआ है आपने? स्वीटली।
ठीक हो गया, क्या लिखा है, स्वीटली। लास्ट पे क्या लगा हुआ है, ly। अक्सर दोस्तों को ये पता है कि ly पर एंड होने वाला वर्ड आमतौर पर क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक हो गया, जबकि हम यहाँ एडवर्ब नहीं लगा सकते। हमें स्टेट वर्ब के बाद यहां पर बेटे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर एक एडजेक्टिव चाहिए। और इसको एडजेक्टिव बनाने का तरीका क्या है, हम यहां से क्या एलिमिनेट करें, शाबाश, हम इसका ly यहां से खत्म कर देंगे, स्वीट बन गया अब ये। तो अब ये सेंटेंस क्या बना, हनी टेस्ट्स स्वीट। आई होप आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा कि स्टेट वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। क्लियर होगी ये बात। अब एक सेंटेंस में लिखवाता हूं आपको, अब उसको नोट करें और देखिए जरा आप क्या गलती उसमें कर रहे हैं। ही लुक्स हैप्पीली या ही लुक्स हैप्पी। तो अब डिफाइन करें कि लुक इसमें क्या है, स्टेट है तो क्या आएगा, हैप्पी। एक्शन है तो क्या आना चाहिए, हैप्पीली। चूंकि एक स्टेट है उसकी कैफियत बताई जा रही है, वो दिख रहा है और कैसा दिख रहा है, आप हैप्पीली नहीं लगा सकते। अब आगे क्या लगाओगे, हैप्पी लगाओगे। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके उलट आ जाइए, जब आपके पास एक्शन वर्ब है, कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, जैसे द चाइल्ड स्पीक्स, उसके बाद आप क्या नहीं लगा सकते, एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, बल्कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर एक एडवर्ब लगाना पड़ेगा। जब ये स्वीट, मीठा, ये तो एक क्वालिटी है, हमें यहां पर चाहिए क्या, एक एडवर्ब। हमने यहां पर यूज क्या किया हुआ है, एक एडजेक्टिव। अब इस एडवर्ब, एडजेक्टिव को एडवर्ब में बनाने का तरीका क्या है, वही वाला कि इसके लास्ट पे हम क्या ऐड कर दें, ly ऐड कर दें। ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया, स्वीटली। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, एडवर्ब बन गया, द चाइल्ड स्पीक्स स्वीटली। तो क्या सीखा हमने, स्टेट वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब। ये पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक सेंटेंस लिखिए, मसलन माय मदर स्पीक्स सॉफ्ट। माई मदर स्पीक्स सॉफ्ट। अब मदर का एक्शन है स्पीक और आगे हमें क्या चाहिए, फिर एडवर्ब चाहिए, जबकि सॉफ्ट एक क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। जैसे मैं कहता हूं दिस इज अ सॉफ्ट ब्रेड, तो ब्रेड की क्वालिटी क्या हुई, सॉफ्ट हुई, तो वो तो एडजेक्टिव हो गया। नाउन की क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव। आपने एडवर्ब बनाना है तो क्या लगा देंगे, ly लगा देंगे, माय मदर स्पीक्स सॉफ्टली। तो इस तरह से ये आपने एक करेक्शन का एक और पॉइंट सीख लिया। अब आ जाइए आगे, एक और नुक्ता सीखना है, ये हमें एक रिवीजन भी हो जाएगी और आगे भी हमारे काम आएगा। दो हेडिंग आपको नजर आ रही है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। अब ऊपर की डिस्कशन के बाद आपको पहचानना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखिए बेटे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट से पहले लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे, आपके पास एक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला कि ऑब्जेक्ट से पहले लाजमी तौर पर क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक हो गया। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए। लफ्ज देखिए आपको लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट निकला कंप्लीट से, मुकम्मल करना। अच्छा जरा नोट कीजिए, इसमें दो सेंटेंस मैंने लिए, ही इज अ डॉक्टर अर्तुगरुल वॉज ब्रेव। आपका बड़ा चेरिश्ड कैरेक्टर है हमारा आजकल का, अर्तुगरुल वॉज ब्रेव। अब इसमें एक पॉइंट नोट करें बेटे, ये आपके पास इज है और ये आपके पास एक वॉज है। देखिए क्या इनके बाद एक्शन है, एक्शन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कौन से वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब या स्टेट वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो क्या चाहिए, एक्शन चाहिए। तो लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब के बाद सेंटेंस का जो पार्ट होगा ये, जैसे यहां पर क्या है, अ डॉक्टर, और यहां पर आपके पास क्या है, ब्रेव। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। आपके पास डॉक्टर भी एक कॉम्प्लीमेंट है और आपके पास ब्रेव भी एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट भी तो सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या होता है, एक्शन होता है, एक्शन वर्ब होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट से पहले हमेशा क्या होता है, स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब। अच्छा अब जरा एक सेंटेंस को देखिए, ऊपर वापस आइए।
यू लुक सैड टुडे। अब आप मुझे बताएंगे कि सैड टुडे एक कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी वही निशानी। तो देखिए लुक क्या है, कौन सा वर्ब है? लुक हमने ऊपर डिसाइड किया था, स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब के बाद आने वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया आपके पास। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं वर्ब की एप्लीकेशन के ऊपर। आपको अपने टॉप पर एक हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अच्छा, ये हेडिंग शायद कुछ लोगों के लिए नई ना हो, जिन लोगों के लिए नई है वो इसको खास तौर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ जितने रूल्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, केसेस लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली डिफरेंट रूल्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है? बड़ा आसान सा। अगर मैं अपने सामने एग्जाम्पल लूँ, ही आर प्लेइंग। अब आप ये नोट कीजिए, ही आर प्लेइंग। ही के साथ आप आर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आर एक प्लूरल वर्ब है। तो आप क्या करोगे फिर यहां पर? ही इज प्लेइंग। अब कभी बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर दे आर प्लेइंग भी हम कर दें, ही की बजाय दे कर दें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो फिर भी गलत होगा। याद रखिए, आपने सब्जेक्ट को कभी भी तब्दील नहीं करना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर रहेगा और प्लूरल है तो वो प्लूरल ही रहेगा। अब इसी चीज को बेटे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। मुराद क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, दोनों आपस में अग्री करें, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। नाउन की एक एग्जांपल याद करें, कैटल इज ग्रेजिंग। अब आप फौरन कहेंगे कि सर कैटल हमेशा प्लूरल यूज होता है, आगे इज लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट हमारा कैटल अग्री नहीं कर रहा किसके साथ? इज के साथ। तो यहां पर क्या होना चाहिए? आर ग्रेजिंग होना चाहिए आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर अगला सवाल आपके जहन में, ये थोड़ी सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब प्लूरल। ये इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि समटाइम्स हमारे सब्जेक्ट में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या यूं कह लें एक आम इंग्लिश लर्नर नहीं जज कर पाता कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल देखें, फिर आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा और फिर हम इसको समझते चले जाएंगे। I as well as you am या are busy। अब एक असूल बेटे आप याद रख लो, इसको नोट करें बल्कि पेज के ऊपर अपने, के जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स को आप एंड से मिलाएं तो वो प्लूरल होता है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। कौन सा बोला? दो या दो से ज्यादा नाउन्स को आप किससे मिलाएंगे? एंड से कनेक्ट करेंगे तो वो प्लूरल बिहेव करेगा। इसके अलावा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा जब भी कोई और कनेक्टर होगा, किसके अलावा? एंड के अलावा। मसलन कौन से कनेक्टर हो सकते हैं? देखिए बोला, as well as, together with, in addition to, besides, and not, along with, कुछ आपने और पढ़े, not only but also, either or, neither nor वगैरह। एंड के अलावा जब भी कोई और कनेक्टर होगा, जब भी कोई और कनेक्टर होगा तो आपका वर्ब या उससे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा या उसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। कभी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट नहीं लिया जा सकता। मिसाल के तौर पर यहां हम आई और यू को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना है? देखिए रूल नंबर 1, अगर आपके दो नाउन्स या प्रोनाउन जैसे यू और आई है और कनेक्ट किससे किया हमने? एज वेल एज के साथ। अगर ये कनेक्टेड है एज वेल एज के साथ और उसके अलावा जो ऊपर 5 मौजूद हैं उनमें किसी एक के साथ कनेक्टेड है दो नाउन या दो प्रोनाउन, तो आपने वर्ब हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसके अकॉर्डिंग लगाना है? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। आई एज वेल एज यू। अब आप खुद जज कर सकते हैं, यहां पर क्या आएगा आपके पास? एम बिजी। क्या नहीं आएगा आपके पास बेटे? आर बिजी नहीं आएगा। अब आपके जहन में आएगा सर ये बोलने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, तो भले लगने दें। कैसे अजीब लग रहा है? आई एज वेल एज यू एम बिजी, बोलने में कितना ऑकवर्ड फील होता है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ एम की बजाय क्या आ जाता? आपके पास इज आ जाता, वो भी अजीब है। लेकिन क्या करें साहब कि हमें किसको फॉलो करना है? पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करना है। कब? जब इन 6 से आप किसी चीज को, दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। एक सेंटेंस और लिखिए जरा। अली
besides his friends, Ali besides his friends dash interested in cricket। अब आपने देखना है कि यहाँ पर आर इंटरेस्टेड होना चाहिए या इज इंटरेस्टेड होना चाहिए, तो आपने जज कर लिया होगा कि आपने किसको देखना है, अपने कनेक्टर से पहले वाले नाउन को। तो अली की वजह से आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे आज शाम के प्रैक्टिस टेस्ट में। ठीक हो गया, चलें अब आगे चलिए। केस नंबर 2, द कैपेसिटी ऑफ रूम्स इज इनफ। अब इस सब्जेक्ट में आपके पास, सॉरी इस सेंटेंस में आपके पास दो नाउन्स हैं। कौन कौन से? एक आपके पास है रूम्स, जो कि क्या है आपके पास बेटे, प्लूरल है, और एक आपके पास कैपेसिटी, जो कि आपके पास क्या है, सिंगुलर है। तो जब दो नाउन्स को आप, जिनमें से एक सिंगुलर हो या एक प्लूरल हो, और आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं उसे, ऑफ से। अब कुछ पुरानी बातें आपको याद आएंगी, तो आपने मुझे किसको देखना है, ऑफ से पहले वाले नाउन को देखना है। कब भला, जब दो नाउन्स को आप ऑफ से कनेक्ट करेंगे तो आपका जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑफ से पहले वाले नाउन के मुताबिक। अगर ये सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल। अब इस रूम्स से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, किसकी वजह से, ऑफ की वजह से। ठीक हो गया। इसकी एक एग्जांपल यूं भी ले, ईच ऑफ द बॉयज इज लिसनिंग द लेक्चर। अब बॉयज तो है, लेकिन ऑफ से पहले क्या मौजूद है, ईच मौजूद है, और ईच एक कौन सी एंटिटी है, सिंगुलर एंटिटी है, तो हमने इज लगा दिया। अब यहां पर कैपेसिटी की वजह से बेटे आप क्या ऐड करोगे, यहां पर इज, क्या नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। तो दूसरा रूल हो गया कि जब दो नाउन्स को ऑफ से मिलाना है तो हमेशा किसको देखना है, ऑफ से पहले वाले नाउन को आपने देखना है। ओके, अब नेक्स्ट चलिए केस नंबर 3। अब ये उसी की डेरिवेशन है। अच्छा, हमने कहा ऑफ से पहले वाले को देखना है, लेकिन अगर ऑफ से पहले, जैसे कि इन एग्जांपल में है, ये रहा स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया, और देखो पीछे क्या मौजूद है, 2/3, यहां पर क्या मौजूद है, 1/4। अब एक बात बेटे आप ज़हन में रखो कि अगर ऑफ से पहले एक फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं भला, 2/3, 1/5, 1/6, इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए तो आपने हमेशा, ये बात ज़हन रखें, आपने हमेशा ऑफ के बाद देखना है। यानी कहां देखेंगे, ऑफ के बाद क्या है आपके पास, स्टूडेंट्स है। कब ये करना है आपने, ऑफ वाला ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब ऑफ से पहले क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए। मैं यहां पर एक वर्ड नोट करता हूं, फ्रैक्शन, FRACTION। कोई फ्रैक्शन आ जाए, 1 से छोटी क्वांटिटी आ जाए, तो आपने हमेशा बेटे किसको देखना है, ऑफ के बाद वाले नाउन को देखना है। अब चूंकि यहां पर स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली फिर आप क्या यूज करोगे, यहां पर आर यूज करोगे, इज गलत हो गया। अच्छा, अब ये देखो जरा, 1/4 ऑफ द नॉवल वॉज या वर बोरिंग। अब ये रहा नॉवल आपके पास, ये सिंगुलर है, अब आप क्या यूज करोगे, यहां पर वॉज यूज करोगे, क्या यूज नहीं करोगे, वर इस्तेमाल नहीं करोगे। 2 पॉइंट हो गए आपके पास। ओके, अब आगे चलिए, लेकिन उससे पहले एक नुक्ता ज़हन रखना है, ये रेड में मैंने यहाँ पर एस लगाया है बेटे। ब्रिटिश इंग्लिश में 1/4 की बजाय क्या लिखते हैं, 1/4, 2/3, 1/5, एस लगाना है आपने साथ, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक हो गया। चलें अब आइए केस नंबर 4 के ऊपर। हाँ जी, अगर आप दो नाउन्स को मिलाएं, किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से या नीदर नॉर से। ये मैंने ज़रा रिपीट किया है इसको, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और ईदर और से। जब भी आप इन्हें मिलाएं तो आपने हमेशा किस नाउन को देखना होता है, बाद वाले नाउन को देखना होता है, बाद वाले को। कैसे भला, ही नॉट ओनली रीड्स नॉवेल्स बट आल्सो सिंग सॉन्ग्स। अब एक बात नोट करें, सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ही में आपने कैसे नोट करना है, जरा इसको देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आपको सिंग, तो ही की वजह से यहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास सिंग्स होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, ही। अच्छा, अब जब ऊपर रूल पढ़ रहे हैं कि नीदर नॉर से, ईदर और से या नॉट ओनली बट आल्सो में आपका वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक हो गया। तो बाद वाले के अकॉर्डिंग कैसे होगा, एक एग्जांपल आप लिखिए खुद से, मैं लिखिए जरा, not only Imran but also his friends dash preparing for the exams।
not only Imran but also his friends dash preparing for the exams। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं was या were। तो बेटे आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए, आपने किसको देखना है, बाद वाले को देखना है, तो वहां पर क्या है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स की वजह से वहां पर क्या आना चाहिए were preparing for the exam। यहां तक तो नुक्ता क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो आप में सबके लिए नया होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अब जरा देखो बेटे, अमूमी तौर पे हम सेंटेंस लिखते हैं ईदर अली और हिज फ्रेंड्स, ईदर द चेयर और हिज टेबल्स, नॉर अली नॉर हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली अली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। हम अमूमी तौर पर यूं लिखते हैं, लेकिन एक खास तर्ज के सेंटेंस आपके पास आ जाते हैं, और वो कैसे हैं उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। जब आपके पास ईदर और को छोड़ दीजिए, नीदर नॉर, तो याद रखने आपने नीदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो से दो नाउन्स की बजाय दो क्लॉजेस मिली हों, क्या मिली हों, दो नाउन्स की बजाय दो क्लॉजेस मिली हों, तो फिर आपने क्या करना है। अब इसको जरा देखिए सेंटेंस को, नॉट ओनली डज ही स्लीप लेट बट आल्सो गेट्स अप लेट। वो ना सिर्फ देर से सोता है बल्कि देर से जागता है। यहां दो क्लॉजेस आ गई, दो एक्शन आ गए, एक स्लीप एक्शन आ गया, एक गेट एक्शन आ गया। अब ये दो क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं। जब नॉट ओनली बट आल्सो से और नीदर नॉर से दो क्लॉजेस जुड़ी हों, यानी इनके फौरन बाद एक्शन आ रहा हो, तो आपने उस एक्शन से पहले टेंस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब सब्स्टिट्यूट करना है। क्या लगाना है आपने, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कब, जब नॉट ओनली बट आल्सो और नीदर नॉर से जुड़ने वाले सेंटेंसेस में आपके पास सेंटेंस के पहले हिस्से में क्या आ रहा हो, एक्शन आ रहा हो, तो आपने उससे पहले बेटे लाजमी तौर पर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कैसे भला, नॉट ओनली डज। अब ये चूंकि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपने यहां पर क्या यूज कर दिया, डज स्लीप। यहां पर स्लीप्स नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर क्या मौजूद है, आपके पास डज मौजूद है। ठीक हो गया। अब दूसरे को देखो, नीदर डज ही लाई। अब गौर से एक बात सुनिए, आप क्या नहीं लिख सकते, आप ये नहीं लिखेंगे नॉट ओनली ही स्लीप्स, गलत है। क्या लिखोगे, नॉट ओनली डज ही स्लीप। हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगाना है जब क्या आ रहा हो, फौरन एक्शन आ रहा हो, जैसे स्लीप है। अच्छा, आप इसको क्या नहीं लिख सकते, नीदर ही लाइज, यूं नहीं कर सकते आप क्या लिखोगे, नीदर डज ही लाई, और नॉर और सेकंड वाले पार्ट को आपने कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा, उसमें डज या डिड वगैरह का इजाफा आपने नहीं करना। अब मेरे साथ एक प्रैक्टिस करें, अगर यही सेंटेंस यूं हो, उसने ना ही झूठ बोला और ना ही दूसरों को डिसरिस्पेक्ट किया, झूठ बोला, नॉट ओनली ही लाइड, गलत हो गया, लाइड नहीं कराना। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपके पास, डिड। नीदर डिड ही लाई नॉर डिसरिस्पेक्टेड अदर्स, इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे और इसको फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ क्या होगा, डिड। दोबारा देखिए, इस पूरे सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करें मेरे साथ। Not only did he sleep late but also got, gets की बजाय यहां पर क्या हो जाएगा, got। यानी अगर प्रेजेंट हो तो डू और डज का इस्तेमाल करें, अगर पास्ट हो तो सिर्फ आप किसका इस्तेमाल करें, डिड का इस्तेमाल करें। लेकिन ये आपने सिर्फ कब करना है, सेंटेंस के पहले पार्ट के साथ करना है, और करना भी कब है, जब उसमें क्या मौजूद होगा, एक्शन मौजूद होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके हम प्रैक्टिस भी करेंगे आज दोपहर और शाम वाले हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें। अब हम चलते हैं आगे केस नंबर 5 के ऊपर। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, केस 5 की तरफ। देखिए आपको रेड में लिखा हुआ नजर आ रहा है, रेस्ट ऑफ, हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ और हाफ ऑफ। आप जब इनसे किसी भी सेंटेंस में दो नाउन्स को कनेक्ट करेंगे, यानी यूं कह लें इनके साथ किसी नाउन को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं कह सकता हूं रेस्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक हो गया, या रेस्ट ऑफ द स्टोरीज,
ठीक हो गया। हीप्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ मनी, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, यानी इनके साथ आप किसी को कनेक्ट करेंगे तो आपने फिर वही काम करना है, यानी आपने किसको देखना है, ऑफ के बाद वाले पैटर्न को, ऑफ के बाद वाले पैटर्न को या नाउन को आपने देखना है। एग्जांपल देखिए, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन, देखो बेटे ये रहा डिस्कशन, किससे कनेक्टेड है ये आपके पास, रेस्ट से कनेक्टेड है। ये रहा आपके पास ऑफ जो कनेक्टर है इनका। अब चूंकि डिस्कशन सिंगुलर है तो आगे आपने क्या यूज कर दिया, वॉज यूज कर दिया, ठीक हो गया। अब आगे चलिए, सम ऑफ द बुक्स, अच्छा अब आपके पास सम आ गया, एक्सप्रेशन आगे आपके पास है हैज और हैव। बुक्स आपके पास प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल की वजह से हम किसको प्रेफर करेंगे यहां पर, हैव बीन सोल्ड। तो क्या सीखा बेटे आपने कि हीप ऑफ, रेस्ट ऑफ, सम ऑफ वगैरह के साथ जब भी आप किसी नाउन को कनेक्ट करेंगे तो आप हमेशा ऑफ के बाद वाले नाउन को देखेंगे। चलिए केस नंबर 6। अब आपको दो रेड में ऊपर तले दो एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, मैनी और मैनी आ। इस एक्सप्रेशन से आप वाकिफ हैं, इस एक्सप्रेशन से आप निस्बतन कम वाकिफ हैं। देखो बेटे, मैनी के बाद आने वाला हर नाउन, वर्ब, प्रोनाउन प्लूरल, ये आपको पता है। मैनी आ आपको पता है आ किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा सिंगुलर को। तो मैनी आ के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सिंगुलर होगा। तो मैनी के बाद हर चीज प्लूरल और मैनी आ के बाद हर चीज सिंगुलर। एग्जांपल्स देखिए जरा, मैनी स्टूडेंट्स, देखो बेटे यहां पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्टूडेंट्स प्लूरल, हाँ जी। नेवर बॉदर, ये वर्ब भी क्या है, प्लूरल, कोई एस और इसका इजाफा नहीं है, परवाह नहीं करते। देयर, ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन भी क्या हो गया आपके पास, प्लूरल। तो हमने देखा कि वर्ब प्लूरल होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, किसके बाद, मैनी के बाद। और मैनी आ के बाद हर चीज क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। मेरे साथ जरा नोट करना है आपने। अच्छा जी, मैनी आ मैन की बजाय क्या आ गया यहां पर, मैन। साउंड प्लूरल है, एक्सप्रेशन प्लूरल है, लिखने के एतबार से सिंगुलर। मैन हो गया तो आगे आपके पास क्या आ गया, इज सिंगुलर, और आगे यहां पर हिज, देर की बजाय हिज। बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, ये इसकी ट्रांसलेशन है, लेकिन लिखने के एतबार से ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा अब एक बात याद रखिए, आपने कभी मैनी का ए खत्म नहीं करना, बल्कि इसके मुताबिक आगे वाली चीजों को आपने ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में यहां मैन लिखा होगा तो आपने इसको क्या कर देना है, मैन करना है। ये नहीं करना, ज़्यादा फिलोसफर नहीं बनना कि आप मैन को मैन ही रहने दें, MEN, और यहां से ए को एलिमिनेट कर दें। नहीं बेटे, ऐसे नहीं करना आपने, हमेशा मैनी आ के अकॉर्डिंग आपने बाकी सारे सेंटेंस को ठीक करना है। चले केस नंबर 7, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब ये आपको दो ऑप्शन नजर आ रही हैं, वॉज, वर, सॉल्व, आ नंबर ऑफ, और इसके साथ एक दूसरा एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, द नंबर ऑफ। अब इसको आप यूं याद रख लें, अपने पेज पे नोट कर लें, आ नंबर ऑफ हमेशा यूज होगा आपके पास प्लूरल, ठीक बेटे, और द नंबर ऑफ हमेशा आपके पास क्या यूज होगा, सिंगुलर। मैं यहाँ SING लिखता हूं ताकि जरा आसानी हो जाए। अच्छा अब जरा देखिए, खुद चलें, अ नंबर ऑफ, काफी सारे, अब जरा काफी सारे हो गया, प्लूरल साउंड आ गई। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज सॉल्व्ड या वर सॉल्व्ड, तो मेरा ख्याल है आपने जज कर लिया होगा, यहां पर होना चाहिए वर सॉल्व्ड। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड, जबकि द नंबर के साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। मसलन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, आजकल का हॉट इशू है, हाँ जी, डैश इंक्रीजिंग। अब दो ऑप्शन है आपके पास, इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ क्या वर्ब लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए आपके पास, इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज इंक्रीजिंग। आपने केसेस को नहीं देखना, ये प्लूरल है, आपने किसको देखना है, द नंबर को। द नंबर सिंगुलर और आ नंबर हमेशा आपके पास प्लूरल वर्ब लेगा। और आज का लास्ट टूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए समटाइम्स हम बड़ी एक अजीब सी गलती करते हैं। मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं फिर आप समझिए इसको। द रीजन ऑफ हिज फेल्योर आर हिज फ्रेंड्स,
बाहर सुनने में बड़ा ठीक सेंटेंस दिख रहा है, उसकी नाकामी की वजह उसके दोस्त हैं। लेकिन याद रखें, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट याद होगा, जहां से लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है वही आगे आपका क्या हो जाता है बेटे, प्रेडिकेट होता है। लेकिन याद रखिए ये जो वर्ब है इसका ताल्लुक बेटे हमेशा किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है। वर्ब का ताल्लुक हमेशा किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के ताल्लुक, ना कि किसके साथ, प्रेडिकेट। अब ये कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि हमें यहां बेहतर लगता है कि हम आर लगा दें, नहीं, आपने होशियार रहना है, वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जरा दोबारा पढ़िए, द रीजन ऑफ हिज फेलियर, दो चीजें आपके पास यहां पर, एक आपके पास है बेटे रीजन और एक आपके पास है फेलियर। किससे कनेक्ट हुई है ये आपके पास, ऑफ से कनेक्ट हुई है। आपने किसको देखना है, हमेशा ऑफ से पहले वाले को आपने हमेशा नोट करना है। अब रीजन चूंकि सिंगुलर है तो यहां पर आर की बजाय क्या होना चाहिए आपके पास, इज होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई कि आपका जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग। अब बाकी सेंटेंस भी आप ठीक करें इस तरह से, माई ओनली चॉइस फॉर दिस पोस्ट आर यू। अब यू और आर का कोई कनेक्शन नहीं बनता यहां पर। हाँ जी, आपका एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है यहां पर, चॉइस, ये सिंगुलर है तो यहां पर आर की बजाय बेटे आप क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे। ठीक हो गया। और लास्ट को देखिए जरा, इट वॉज दे, हमारे ज़हन में आता है कि दे की वजह से यहां पर क्या आना चाहिए, वॉज, बिल्कुल नहीं बेटे। आपने क्या ज़हन में रखना है कि वर्ब का ताल्लुक किससे होता है, हमेशा सब्जेक्ट से होता है। तो इज आपके पास सिंगुलर है तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, इट वॉज दे होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इट वर दे आपने नहीं करना। ठीक होगी ये बात, इट वर दे नहीं करना आपने, इट वॉज दे, किसकी वजह से, सब्जेक्ट की वजह से। ले बेटे ये रूल्स थे। एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि ऑफ से कनेक्टेड दो चीजों में हमेशा आपने ऑफ से पहले देखना है, लेकिन अगर ऑफ से पहले अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए तो आपने बाद वाले को देखना है। और ऑफ के का जो कनेक्टर है वो कैसे हो, सम ऑफ, रेस्ट ऑफ, हीप ऑफ वगैरह, अगर ये एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर भी आपने किसको देखना है, बाद वाले को। लेकिन एज अ जनरल रूल हमेशा ऑफ से पहले वाले को। और याद कर लें, मैनी के बाद आने वाली हर चीज प्लूरल, मैनी आ के बाद आने वाली हर चीज सिंगुलर। आ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल और द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर। ठीक है बेटे, ये रहा आज का लेक्चर, इसको रिवाइज करें। थोड़ी देर के बाद आपको आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, आप इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे और फिर शाम में एज पर रूटीन हम अपना टेस्ट कैरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।